नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज बड़े उत्साह के साथ मैं आपके बीच में हूं, क्योंकि जिन दो मुद्दों को मैं पिछले 15-20 शायद 25 बरस से उठाते आ रहा हूं, अखबार में लिखते आ रहा हूं, और पिछले 1.5-2 बरस से जब से हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, कई बार मैं आपके सामने भी यहाँ कैमरे पर कह चुका हूँ। उन दो मामलों पे देश की दो बड़ी अदालतों ने आज उसी तरह के फैसले दिए हैं। मैं हर बार एक बात कहता हूं कि जब कभी बलात्कार की शिकार किसी महिला या जुर्म के शिकार किसी भी व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, उसमें मुजरिम अगर बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाले हैं, तो उसकी संपत्ति का एक हिस्सा बलात्कार की शिकार महिला को या उसके जुर्म के शिकार किसी भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसे वाला किसी बहुत गरीब से, कमज़ोर से जुल्म करे, ज़्यादती करे और बच भी जाए पैसे की ताकत से, क्योंकि पैसे की ताकत बहुत रहती है। जांच अधिकारी, वकील, अदालत की प्रक्रिया, कई जगह पैसा काम आता है। तो आज दो मामले आए हैं, जिसमें से एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच का मामला है। ये कई साल से ये मामला चल रहा था। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ये विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में एक शिक्षिका ने यौन शोषण की शिकायत की। वाइस चांसलर ने कोई कार्रवाई नहीं की। वाइस चांसलर का नाम भी बतलाना जरूरी है, दिलीप दुरेहा नाम है वाइस चांसलर का। रिपोर्ट भी आ गई यौन शोषण की कि हाँ यौन शोषण हुआ है, शिकायत सही है, तो भी वाइस चांसलर ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस के पास केस गया, शिकायत आखिरी में जब गई तो पुलिस अधिकारी ने भी कार्रवाई नहीं की। आप देखिए इस देश में बलात्कार की शिकार महिला का क्या हाल है कि जांच सही साबित हुई तो भी विश्वविद्यालय ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस के पास गई तो पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। ये मामला जो है बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट में जब पहुंचा तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि 35 लाख रुपए इस वाइस चांसलर से, दिलीप दुरेहा से वसूले जाएं। 35 लाख रुपए। हाईकोर्ट ने कहा कि ये आदमी वाइस चांसलर बनने के लायक नहीं था, ये गलत तरीके से यहाँ पे बन गया था, इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई, 35 लाख रुपया इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस पुलिस अफसर ने जुर्म दर्ज नहीं किया, 5 लाख रुपए उससे वसूले जाएं, और ऐसा वीसी और ऐसा पुलिस अफसर रखने के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना राज्य सरकार पे लगाया हाईकोर्ट ने। और ये 41 लाख रुपए की रकम जो है यौन शोषण की शिकार महिला को देने का आदेश दिया है, एक हर्जाने के रूप में। इनसे जुर्माना वसूला जाए, उधर हर्जाना दिया जाए। आपको ध्यान होगा, मैं कई बार अखबार के एडिटोरियल में और आपके सामने कैमरे पर वीडिटोरियल में इस बात को कहते आया हूं कि यौन शोषण या बलात्कार करने वाले जो लोग हैं, उनकी संपत्ति का एक हिस्सा लेकर बलात्कार की शिकार महिला को देना चाहिए, और ये हिस्सा उस आदमी की पत्नी के हक जितना या उस आदमी की औलादों के हक जितना, बेटा बेटी अगर हैं तो बेटा बेटी पत्नी इनका जितना हक बनता है उस संपत्ति में से उतना वसूल करके देना चाहिए। तब लोगों को अकल आएगी कि कैसे यौन शोषण और बलात्कार से बचा जाए। ध्यान रखिएगा, ये मैं बार बार लिखते आया हूँ, बार बार बोलते आया हूँ। ये एक दूसरे तरीके से खाड़ी के देशों में जुर्म को माफ़ कर देने के लिए ब्लड मनी कहलाता है वहाँ पे, कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है। एक भारतीय महिला अभी यमन या किसी देश में मौत की सज़ा पाकर जेल में बंद है। उसकी फांसी को अभी हिंदुस्तान के एक मुस्लिम गुरु ने वहाँ पर मुस्लिम गुरुओं से बात करके रुकवाया है। महिला मुस्लिम नहीं है ये, जिसको वहाँ फांसी हो जाने वाली थी या किसी और तरीके से उसको मौत की सज़ा होनी थी, लेकिन हिंदुस्तान के एक बड़े धर्म गुरु ने मुस्लिमों के
वहाँ पर मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करके अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस गैर मुस्लिम महिला को बचाया है। अभी फ़िलहाल टली है उसकी मौत की सज़ा। वहाँ पर यह प्रावधान है खाड़ी के मुस्लिम देशों में कि आपसे जिस व्यक्ति का कत्ल किया है आपने, उसका परिवार अगर आपसे ब्लड मनी लेकर आपको माफ़ करने को तैयार है तो आपको माफ़ किया जा सकता है। वहाँ पे ये इंतज़ाम है। मैं बिना माफ़ी के, मैं माफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ बिल्कुल नहीं करना है। ज़बरदस्ती एक हिस्सा उसकी संपत्ति का लेना है और जुर्म के शिकार परिवार को देना है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक फ़ैसला कमोबेश उसी तरह का 35 लाख उस समय के वाइस चांसलर से, 5 लाख उस समय के पुलिस अफसर से, 1 लाख सरकार से, 41 लाख रुपया यौन शोषण की पीड़ित महिला को देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। ये एक मामला हुआ। दूसरा मामला जिसके बारे में मैं बार बार बोलते आया हूँ और जितना सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है मैं इससे ज़्यादा खुलासे से बोलते आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि अगर कोई व्यक्ति बरसों तक जेल में बंद है, लंबे समय तक जेल में बंद है और बेकसूर साबित होता है या होती है, तो इसको बेगुनाही के बाद, बेगुनाह साबित होने के बाद की रिहाई के समय उसको पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बिना कसूर के उसको इतने समय तक रखा गया है जेल में। मैंने इस बात को बार बार लिखा है और मैंने कहा है कि बहुत पैसे वालों का घर परिवार तो उनके बिना चल जाता है उनके जेल रहते हुए, और उनको मुआवजा दे भी क्या सकती है सरकार, वो संपन्न है। लेकिन जो बेकसूर लोग हैं और जो गरीब हैं उनका परिवार तो बिना पैसे की मदद के नहीं चलता। आप मामला चलते समय तो उनको नहीं दे सकते मुआवजा क्योंकि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फैसला आ जाए और वो बेगुनाह साबित हों तो उसके बाद आपको गरीब लोगों को, कम से कम गरीब लोगों को, पैसे वाले भी लेना चाहें तो मांग करेंगे अदालत से, कम से कम गरीब परिवारों को जो मनरेगा की सरकारी योजना की जो न्यूनतम मजदूरी है कुछ 300 सवा 300 रुपये रोज की है, जितने दिन बेगुनाही के कैद में रहने पड़े हैं उतने दिन की उतनी मजदूरी का पैसा तो मिलना चाहिए। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं हो जाएगी, बतलाऊं मैं आपको, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ही होगी, बहुत बड़ी रकम नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता, 3 जजों की बेंच है। इन्होंने मौत की सज़ा पाए हुए एक व्यक्ति को, जो हाईकोर्ट से मौत की सज़ा पा चुका था, उसको भी बरी किया है, बेकसूर करार दिया है, उसको बरी किया है और कहा है कि इतने साल से ये जेल में रहा है कि ये मुआवजे का हकदार होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि अमेरिका जैसे देश में ऐसा इंतजाम है कि अगर बेकसूर जेल में लंबे समय तक बंद रहे तो उसके छूटने पर उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मुझको ये जानकारी नहीं थी अमेरिका की, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुझको ये जानकारी मिल रही है। मैंने तो अपने मन से कहा था प्राकृतिक न्याय भी कोई चीज़ होता है। मैंने प्राकृतिक न्याय की अपनी बहुत ही बुनियादी समझ है जो है छोटी सी, उसके आधार पे इस बात को कहा था। लेकिन दुनिया के अधिकांश अच्छे संविधान और अच्छे कानून प्राकृतिक न्याय की समझ पर ही बने हुए हैं, ऐसा कुछ जानकार लोगों ने मुझको कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को बिना गुनाह जेल में बंद रखा गया है, आखिर में वो बेगुनाह साबित हुए हैं, उनको एक मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन अदालत नहीं दे सकती है मुआवजा, इसके लिए देश में कानून बनना चाहिए। अदालत कानून नहीं बना सकती, जो मौजूदा कानून है उसकी व्याख्या कर सकती है। मौजूदा कानून में अगर कोई खामी है तो उसको रोक सकती है। अदालत नया कानून नहीं बना सकती। ये जिम्मा जो है ये केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का है। ये जिम्मा पार्लियामेंट ही बना सकती है, नया कानून विधेयक पास करके उसको राष्ट्रपति को भेज सकती है, वहाँ से मंजूरी मिलने पर ये कानून बन जाता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात बताता हूँ आपको,
राज्य सरकारों का भी ऐसा अधिकार क्षेत्र है। राज्य भी बहुत सारी चीज़ों पे कानून बना सकते हैं और मेरा मानना है कि कोई राज्य अगर जिम्मेदार है और वो इस तरह का मुआवजा देने तैयार है अपने प्रदेश में बेगुनाह बरी हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कानून बनाने से राज्य सरकार को कोई नहीं रोकता, अपने बजट से वो ऐसा देंगी मुआवजा। लेकिन भारत सरकार को ये सोचना चाहिए, देश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि बेगुनाही के लंबी कैद के बाद में अगर कोई छूट रहे हैं तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट जजों ने जो नहीं कहा है वहाँ तक उतने खुलासे से भी मैं गया था। मैंने ये सुझाव दिया था कि भारत सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिलकर या जो सरकार की अपनी बीमा कंपनी है LIC जैसी, उसके साथ एक ऐसी योजना बना सकती है कि जैसे ही कोई कैदी जेल दाखिल होते हैं वैसे ही उनका एक प्रीमियम जमा होना शुरू हो जाए। जैसे मान लीजिए 1 रुपये रोज ही प्रीमियम जमा हो जाए एक कैदी का, तो पूरे देश के जितने कैदी हैं उनका दसियों करोड़ रुपया जमा होने लगेगा। और ये तय कर लिया जाए कि जब कोई छूटे बेगुनाह तो इतना पैसा उसको देना पड़ेगा, उसका जो मुआवजा देना है उसका बीमा करवा दिया जाए। तो हो सकता है कि इस पूरे आंकड़े का अध्ययन करके बीमा कंपनियां अपने अपने प्रस्ताव रखें कि हम 1 रुपये रोज प्रति कैदी लेंगे और कैदी के छूटने पर हम उसको 600 रुपये रोज के हिसाब से पैसा देंगे अगर वो बेगुनाह रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कई तरह का। यानी केंद्र सरकार ये कहे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा ऐसे आ सकता है कि आप प्रीमियम जमा करें उसको। अगर केंद्र का कैदी है तो केंद्र सरकार जमा करे, राज्यों का कैदी है तो राज्य सरकार जमा करे। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगेगी, बताऊं मैं आपको। बीमे का प्रीमियम छोटा रहता है और जो ज़रूरतमंद कैदी छूटते हैं उनकी मदद बड़ी होगी। तो 2 मुद्दों को लेके मैं लगातार लिखते आया हूँ। दोनों मुद्दे मुझको बहुत ज़रूरी लगते हैं। आज ही के अखबार में ये दोनों मुद्दे हैं। एक ग्वालियर हाई कोर्ट से, जहाँ यौन शोषण की पीड़िता को इन्हीं लोगों से, जिम्मेदार लोगों से, अभी यौन शोषण करने वाले का नाम आना बाकी है उसमें, उससे भी लेना चाहिए, उसकी संपत्ति का एक हिस्सा भी लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की है उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। 35 लाख वाइस चांसलर से जो उस समय था, 5 लाख पुलिस अफसर से जिसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और 1 लाख रुपए सरकार से। सरकारें आमतौर पर बेशर्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मामले में 1 लाख का जुर्माना अगर लगा है सरकार पर, तो सरकार जो भी है, सरकार जिसको भी आप कहें, उसको थोड़ी देर आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मेरा ये मानना है किसी भी पार्टी के सांसद जो हैं संसद में इस तरह का एक अशासकीय संकल्प भी ला सकते हैं। कई देश के प्रदेश के कानून ऐसे बनते हैं जिनको कोई निर्दलीय स्वतंत्र किसी भी सदस्य ने रखा, उसके ऊपर चर्चा हुई और कानून बना, ऐसे भी बनता है। कोई बहुमत जरूरी नहीं रखता रखने के लिए। तो ऐसा किसी न किसी सांसद को ऐसा रखना चाहिए पार्लियामेंट में। जो कैदी गरीब रहते हैं, बरसों जेल गुजार कर निकलते हैं, जिंदगी उनकी तबाह हो जाती, परिवार वापस तो नहीं लौट सकता, उनका परिवार का सुख दुख ये तो वापस नहीं लौट सकता, बीमारी में कोई गुजर गए, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, ये सब तो नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा बहुत जो आर्थिक मुआवजा मिल सकता है वो इंसाफ का तकाजा है, मिलना चाहिए। आप सोच के देखिएगा, इन दोनों मामलों में आपको ठीक लगे तो अपने सांसद या विधायक से चर्चा कीजिएगा। सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर ज़रूर लिखिएगा। इंटरनेट पर इन खबरों को आप ढूंढ कर पढ़ सकते हैं और खुलासे से। यहाँ भी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपका क्या सोचना है। आपको लगता है कि मैं कुछ जायज़ मुद्दों को उठाता हूँ यहाँ पर, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा।
हमारे देश के मुद्दे हैं, ये हमारे देश के तकलीफ़ पाने वाले लोगों के मुद्दे हैं। उसमें हमको हमदर्द और भागीदार दोनों होना चाहिए। अपने दोस्तों को भेजिएगा, वो भी सोच कर देखें कि इन मुद्दों पर नागरिक के रूप में हमारा क्या सोचना है और हम क्या कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। मैंने अपने बड़े करीबी लोगों को, जो सच में ही जिनको मैं चाहता हूं, ऐसे लोगों को मैंने तंबाकू से इतनी ख़राब नौबत में आते देखा है। पूरा गाल काट देते हैं, गला काट देते हैं, पूरे जबड़े निकाल देते हैं, पैर से हड्डी निकाल के जबड़ा बनाते हैं, पिछवाड़े से चमड़ी निकाल कर गाल बनाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी ये भी उसकी होती है जिसके पास 10-20 लाख रुपए खर्च करने को हों, नहीं तो मुंह में गमछा बांध के रहना पड़ता है। बहुत ख़राब नौबत है। मैं बताऊं आपको, तंबाकू आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता है कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इतनी ख़राब चीज़ है तंबाकू। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप तंबाकू खाते पीते हैं ना, एक बहुत बड़ा खतरा है कि आपकी अगली पीढ़ी भी उसको सीख ले। जिस अगली पीढ़ी के लिए आप कोशिश करते हैं कुछ एफडी छोड़ जाएं, कोशिश करते हैं कुछ सोना या ज़मीन का टुकड़ा या मकान छोड़ जाएं, या कम से कम इतनी कोशिश करते हैं कि कोई कर्ज छोड़ के ना मरे उनके लिए, उनको आप ऐसी बीमारी देकर मरना चाहते हो, कैंसर। खुद भी मरो कैंसर से, उनको भी कैंसर दे दो अगर तंबाकू वो भी शुरू कर देंगे। तंबाकू खाने पीने वाले लोगों की अगली पीढ़ी का इस लत में घिर जाने का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। विरासत में अपने बच्चों को मौत देकर मत जाइए, दे सकते हैं तो कुछ अच्छा देकर जाइए। फिर मिलेंगे।